दोस्तों किसी भी इंसान के अगेंस्ट जब भी कोई केस दर्ज होता है, केस दर्ज हुआ किसी पर भी, अब वो मामला छोटा सा भी हो सकता है, काफी बड़ा मामला भी हो सकता है। वो मामला नॉर्मल चीटिंग का हो सकता है, मर्डर का भी हो सकता है, डकैती का भी हो सकता है, डिपेंड करता है केस टू केस। जब भी कोई केस दर्ज हुआ, ऐसे में दो बातें होंगी, या तो आपको आई पुलिस सीधा आपको अरेस्ट किया, अब आपको ऐसे में बेल मिल गई सेम डे, नेक्स्ट डे, 2-4 महीने में, कुछ सालों में आपको बेल मिल गई। बेल मिलने के बाद में अब उस केस का ट्रायल शुरू हुआ, आपको सम्मन आ रहा है, कोर्ट आपको बुला रहा है, बट आप नहीं जा रहे हो। एक तो ये स्थिति हो सकती है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, मान लीजिए आप पर कोई केस दर्ज हुआ, आपको पता चला, अब आप उससे बच रहे हो, या फिर आपके पास पुलिस ने नोटिस भेजा, आपने जाकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, फिर नोटिस आया, फिर भी आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, और ऐसे में ही आप सीधा एंटीसिपेटरी बेल लगा देते हो, और एंटीसिपेटरी बेल लगाते डिसमिस हो गई। डिसमिस हो गई, केस की प्रोसीडिंग आगे चली, आप आगे तक लड़ने गए नहीं, और उसको कहीं भी उसका निवारण आपने किया नहीं, मतलब उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया उस मैटर को। तो ऐसे में आपके अगेंस्ट 82 सीआरपीसी की कार्रवाई शुरू हो जाती है, या फिर 82 के साथ ही आपके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू हो जाता है, आपको भगोड़ा करार कर दिया जाता है, या फिर 84 जो बीएनएसएस का सेक्शन बोलता है, वही 82 नया सेक्शन 84 बन गया बीएनएसएस का। कंफ्यूज आप मत होना। अगर केस दर्ज हुआ है बीएनएस के सेक्शंस में, तो बीएनएसएस का यहीं पर सेक्शन 84 काम करेगा। अगर केस दर्ज हुआ आईपीसी में, तो सीआरपीसी का 82 सेक्शन काम करेगा, समझ जाना। अब दोस्तों ऐसे में आपके ऊपर अगर भगोड़ा होने की कार्रवाई शुरू हो गई, कार्रवाई पूरी कर दी गई, अब इससे बचोगे कैसे कैसे, क्या क्या रास्ते हैं बचने के, बेल कैसे लोगे, केस कैसे खत्म होगा, कैसे अरेस्टिंग से बच पाओगे, इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, सगा संबंधी जानकार कोई भी आपका जेल में है, या फिर आप पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, वीडियो बहुत काम का है, पूरा देखना। ये जो किताबी बातें बोली जाती हैं, साथ में ही कोर्ट में प्रोसीडिंग्स कैसे चलती हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझना, और साथ में अपने केस में इन बातों का इस्तेमाल भी करना। दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए आपके ऊपर 82 की प्रोसीडिंग शुरू हो गई। अब जैसे ही नोटिस आया, सबसे पहले यहां से पकड़ लो, नोटिस आया, इमीडिएटली जाकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए अगर आपको लगता है कि मेरी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी केस में नहीं है। अगर आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी केस में है, तो ऑब्वियसली बात है आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करोगे, तो ऐसे में पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। कर सकती है बोला है मैंने, कर ही लेगी जरूरी नहीं। अपने वकील साहब को साथ लेकर जाओ, आपके वकील साहब वहां अपने हिसाब से बात करेंगे और आपको वापस लेकर आ जाएंगे। शुरुआत है ये। ऐसे में तब जब अभी आपको अरेस्ट नहीं किया गया, बेल आपको नहीं दी गई। अगर मान लीजिए किसी मामले में आपको अरेस्ट कर लिया, आपको बेल मिल गई 1-2-3 में या फिर कुछ महीनों में, अब जैसे ही आपको छोड़ दिया गया, अब आप वेट करो सम्मन का। सम्मन घर पे आएगा, तभी वो केस की प्रोसीडिंग शुरू होगी। सम्मन जैसे ही आया, वकील साहब हैं या नहीं है, आप सीधा कोर्ट चले जाओ, बच जाओगे इस चीज से। अगर यही प्रोसीडिंग आगे बढ़ गई, आप सीधा आ जाओ एनबीडब्ल्यू पे, नॉन बिलेबल वारंट पर। नॉन बिलेबल वारंट जैसे इशू हो जाता है, एनबीडब्ल्यू कैंसिलेशन आप लगा सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि इसमें जो एनबीडब्ल्यू इशू मेरे अगेंस्ट हुआ, मुझे तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं कुछ जानता ही नहीं हूं, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, पुलिस वाला मेरे घर कभी आया नहीं, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया, मुझे कोई सम्मन नहीं दिया, तो ऐसे में मेरे अगेंस्ट एनबीडब्ल्यू इशू कैसे हो गया? या फिर मैं आपको बताऊं, शुरू में ही अगर उस एफआईआर में दम नहीं है, सीधा क्वैश पे चले जाओ, क्वैश कराओगे, क्वैश आपका केस हो सकता है। नॉर्मल सा मामला है, अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ है दो फैमिली के बीच में, दो लोगों के बीच में, पैसे का डिस्प्यूट है, पैसा देते ही केस कॉम्प्रोमाइज करके, कंपाउंड करके खत्म कर दो, ये भी आप कर सकते हो, इससे भी बच सकते हो, केस को क्वैश भी कराया जा सकता है। एनबीडब्ल्यू कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग मैंने आपको बताई, ऐसे में आप एनबीडब्ल्यू को कैंसिल करा सकते हो, आपको सीधा छोड़ा भी जा सकता है, कुछ पेनल्टी या फिर फाइन लगाया जा सकता है, 2-4, 5,000, 10,000 कुछ भी हो सकता है, एज पर द केस। तो जब भी आप एनबीडब्ल्यू कैंसिलेशन में जाओगे, कुछ ना कुछ ऑप्शन आपको मिलेगा ही, किसी ना किसी तरीके से आप छूट ही जाओगे। जरूरी नहीं कि वहां जो जज साहब बैठे हैं वो आपको अरेस्ट ही कर लें। दोस्तों किसी भी इंसान के अगेंस्ट ट्रायल चलाना है, ट्रायल चलाना है, तो आपको पकड़कर जेल में रखने से क्या कोई पर्पस फुलफिल होगा? अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है, आप किसी गवाह को डरा धमका नहीं रहे हो, किसी डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, देश छोड़कर आप भागोगे नहीं, किसी को आपसे कोई परेशानी है नहीं, तो ऐसे में जेल में डालकर आपको मिलेगा क्या? किसी का कोई पर्पस फुलफिल नहीं होगा ऐसे में, तो इसलिए जेल नहीं भेजेंगे वहां पर जज साहब, तो आपको डरना नहीं चाहिए। पर यहीं पर आपका अरेस्ट वारंट इशू हो गया, और अरेस्ट वारंट इशू होने के बाद भी आप गायब हो, ऐसे में शुरू हो जाती है प्रोसीडिंग। क्या शुरू होती है? 82 की प्रोसीडिंग, 82 सीआरपीसी की, 84 बीएनएसएस की प्रोसीडिंग, जिसमें प्रोक्लेमेशन इशू होता है, उद्घोषणा इशू हो जाती है कि इस इंसान को अरेस्ट करना है, और ये इंसान अपने आप को बचा रहा है, भाग रहा है, और कोर्ट की प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बन रहा है। अब ऐसे में 30 दिन का वक्त आपको मिलेगा, जिस दिन कोर्ट से इशू हुआ वो प्रोक्लेमेशन, मतलब
मतलब कि एब्सकॉन्डर या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ये जो चीजें होती हैं 30 दिन का टाइम मिलता है। अगर आपके पास कभी भी मान लीजिए कि 13 फरवरी को आपके घर पे पुलिस वाले लेकर आए, उसको जो नोटिस जो आप बोलते हैं चस्पा करना उसको बोलते हैं, वो लेकर आए 9 तारीख को, 9 फरवरी को, उसमें डेट लिखी है 15 फरवरी को जाकर कोर्ट में आपको आना ही पड़ेगा, तो मतलब यहां पर टोटल 6 दिन का वक्त मिला, जबकि 30 दिन का समय आपको मिलना ही चाहिए। तो ये जो प्रोसीडिंग हुई ना, ये इलीगल हुई। आपके पास कभी भी अरेस्ट वारंट का आपको पता ही नहीं, एनबीडब्ल्यू को पता नहीं, नोटिस कभी आया नहीं, सम्मन कभी आया नहीं, तो इन सब चीजों को देखते हुए भी आप जाकर लीगलिटी चैलेंज कर सकते हैं। आप 82 कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं या फिर एनबीडब्ल्यू कैंसिलेशन की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। अब उस एड्रेस पर आप हो ही नहीं 4-5-6 साल से, जब वो केस हुआ था, तो क्लियर माना जाएगा आप भाग रहे हो, फोन नंबर बदल गया, क्लियर माना जाएगा भाग रहे हो, तो ऐसे में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जैसे ही आपने 82 कैंसिलेशन या फिर एनबीडब्ल्यू कैंसिलेशन लगाया, आपकी बात को नहीं सुना मजिस्ट्रेट साहब ने, सेशंस कोर्ट में चले जाओ, रिवीजन में जाओगे, वहां भी नहीं हुआ, हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट में 226 में रिट भी लगा सकते हो कि मेरे आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, जो लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है। तो यह बात जाकर भी आप बोल सकते हो, वहां से आपको रिलीफ बिल्कुल मिल सकता है, आप अपने केस से बाहर निकल सकते हो। वकील साहब की मुस्तैदी, आपकी एक्टिवनेस, अगर आप एक्टिव हो केस के लिए, और रेमेडीज अगर आप सही तरह से फॉलो करते हो, आप जेल नहीं जाओगे, जेल नहीं जाना पड़ेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। इन चीजों को सही तरीके से आपको फॉलो करना ही चाहिए अगर आप जेल जाने से बचना चाहते हो। दोस्तों, अगर आप लीगलिटी चैलेंज करते हो ना, कुछ ना कुछ रिलीफ कभी ना कभी मिल जाता है मैक्सिमम केसेस में, बट अगर आप एंटीसिपेटरी बेल लगाई और बेल डिसमिस हो गई है, तो ऑब्वियसली बात है पुलिस वाले आपको अरेस्ट ही कर लेंगे। एप्रीहेंशन पहले होना चाहिए। एप्रीहेंशन अगर है और लगता है आपको पुलिस आपको अरेस्ट कर ही लेगी, घर पे पुलिस आ रही है, तो ही एंटीसिपेटरी बेल लगाओ। हर केस में एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई जाती है। हर एक दर्द की पैरासिटामोल खाने बैठ जाओगे तो उस दर्द का इलाज होगा नहीं। तो बेहतर है चीजों को आप समझें, चीजों को समझेंगे, सही तरह से प्रेजेंट करेंगे, मेरा मानना है केस से निकल जाओगे, अरेस्ट नहीं होगे, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी कोई सवाल दिल में आते हैं, कमेंट बॉक्स में सवालों को पूछो और बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आए। आपके उस टॉपिक पर वीडियो भी लेकर आएंगे, आपके कमेंट का जवाब भी देंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, उससे मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की और वीडियोस आपके लिए लेकर आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।